स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडिफिकेशन कोर्स। और दिस इज शिवानी। हम चैप्टर नंबर 1 जो है हिस्ट्री का वो पढ़ रहे थे। अब उसका सेकेंड पार्ट हम पढ़ते हैं, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। सो फर्स्ट पार्ट में हमने द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन पढ़ा। अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं। अब जैसे आप सब जानते हो कि यूरोप में मिड 18 सेंचुरी तक कोई नेशन स्टेट नहीं थी। वो सब वहाँ पे जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड में क्या था, वहाँ पे डचेस, किंगडम्स और कैंटन्स थे, जहाँ पे ऑटोनॉमस क्या चलती थी, वहाँ पे टेरिटरीज थी। मतलब कि वहाँ पे जो राजा थे वो इंडिपेंडेंट थे। बट जो ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप है वहाँ पे क्या था, ऑटोक्रेटिक मोनार्की चलती थी, जहाँ पे क्या है, एक ही राजा जो है वो पूरा शासन करता था वहाँ पे। उसके बाद अगर वहाँ पे आप लोग देखोगे तो वहाँ पे डाइवर्स पीपल आपको देखने को मिलेंगे। मतलब कि एक ही कम्युनिटी के, एक ही कल्चर के आपको वहाँ पे नहीं दिखेंगे, डिफरेंट कल्चर दिखते हैं। और अगर हम लोग देखेंगे वहाँ पे जो वहाँ के जो लोग होते हैं उनकी कोई कॉमन आइडेंटिटी नहीं होती, कोई कॉमन कल्चर जैसे मैंने आपको बताया वैसा नहीं दिखेगा। और उसके बाद हम देखते हैं हाब्सबर्ग एम्पायर जो है, जो किसने रूल कर रहा, कौन रूल कर रहा था, ऑस्ट्रिया हंगरी जो थे वहाँ पे रूल कर रहे थे। वहाँ पे भी डिफरेंट रिलीजन और डिफरेंट कल्चर के वहाँ पे लोग देखे गए। और इंक्लूड किया गया अल्पाइन रीजन, जहाँ पे टायरन, ऑस्ट्रिया एंड द सर्टन लैंड जो थी वो इंक्लूड हुआ। इसके पार्ट्स थे, वो रीजन्स हैं। और बोहेमिया में एरिस्टोक्रेसी जो थे वो क्या बोलते थे, जर्मन स्पीकिंग, मतलब जर्मन बोलते थे वो लोग। और हम देखा जाए कि कुछ इटालियन स्पीकिंग प्रोविंसेस भी ऐड की गई थी, जिसका नाम है लोम्बार्डी और वेनेटिया। अब अगर हंगरी में देखें, जो हाफ ऑफ पॉपुलेशन थी वो क्या बोलती थी, वो बोलती थी मैग्यार कहती थी, सॉरी। एंड हाफ जो थी वो डायलेक्ट्स, मतलब लोकल लैंग्वेजेस बोलते थे। एंड गलीशिया में देखा जाए तो जो एरिस्टोक्रेसी जो थे वो क्या बोलते थे, पॉलिश बोलते थे। पीजेंट, अब देखा जाए तो ये जो एरिस्टोक्रेसी थी इनकी जो पॉपुलेशन थी वो बहुत कम थी। अब कुछ पीजेंट, अब देखा जाए तो ये लोग तो जहाँ रहते थे वहाँ का हमने पूरे रीजन्स बता दिए जहाँ पे एरिस्टोक्रेसी थी। अब पीजेंट जो थे वो क्या एम्पायर की बाउंड्री में रहते थे, ठीक है, जहाँ पे ये किंगडम यहाँ पे जहाँ पे भी थे उसकी बाउंड्री पे रहते थे। तो जैसे कि बोहेमियन स्लोवक्स जो थे, मतलब कि पीजेंट्री की ये बोल सकते एक तरह की जो कास्ट बोल सकते हैं, या इनके जो टाइप थे ये तरह से बोल सकते हैं, वो नॉर्थ में रहते थे। एंड स्लोवियंस जो थे वो कार्नोलिया में रहते थे। ये एन से जो है वो मैंने नॉर्थ डोनेट कर दिया। और ये जो है इन ब्रैकेट्स में इसलिए रखा है कि आपको याद रहे कि बोहेमिया और स्लोवक्स जो थे वो बोहेमियन स्लोवक्स के साइड पे, नॉर्थ की साइड पे पीजेंट रहते थे। सोल्वेंस जो थे वो कार्नोलिया में रहते थे। क्रोट्स जो थे वो साउथ की साइड पे रहते थे। एंड रोमन्स जो थे ईस्ट इन ट्रांसिल्वेनिया में रहते थे। सो थोड़े से डिफिकल्ट है नाम, बट ये आप नोट कर लेना जिससे आपको नाम याद करने में ईजी हो जाएगा। एक दो बार पढ़ना तो आपको याद हो जाएंगे। अब आता है हमारे पास जो एरिस्टोक्रेसी एंड द मिडिल क्लास देखा जाए। तो एरिस्टोक्रेसी एंड द मिडिल क्लास में देखा जाए तो हम लोग जानते हैं कि जो एरिस्टोक्रेसी थी, जो हमारी अपर क्लास थी, वो बहुत ज़्यादा डोमिनेंट नेचर की थी। और वो लोग कैसे, एक उनमें यूनिटी कैसे थी, क्योंकि एक कॉमन रीजन से वो बिलोंग करते थे। उनका मतलब जो लाइफस्टाइल था वो बहुत ज़्यादा सेम था। डिविजन्स के बाद वो लोग क्या हो गए, एक यूनिटी में आ गए थे। अब वहाँ देखा जाए तो जो ग्रुप ऑफ जो ये एरिस्टोक्रेसी थे वो क्या करते थे, अपने आप को हाई क्लास दिखाने के लिए फ्रेंच बोलते थे। और ये इन लोगों का इतना ज़्यादा कैसे टाई अप था, ये कनेक्ट होते थे मैरिजेस के थ्रू। तो फर्स्ट पॉइंट याद रखो, एरिस्टोक्रेसी का क्या है कि ये पहले बोलते थे, फ्रेंच बोलते थे, किसको दिखा, हाई क्लास दिखाने के लिए, मतलब कि एक डिप्लोमेसी हाई क्लास दिखाने के लिए कि हम लोग हाई क्लास से बिलोंग करते हैं, तो ये फ्रेंच बोलते थे। और सेकंड पॉइंट है, ये कनेक्ट किसके थ्रू थे, ये मतलब कि टाई अप किसके थ्रू होते थे, मैरिजेस, मतलब कि ये अपने ही परिवारों में क्या कर देते थे, अपने ही, मतलब अब जैसे एरिस्टोक्रेसी ग्रुप है, अब इसमें से इस लड़की की मैरिज उस लड़की से करा देते, एक फैमिली की दूसरी फैमिली, जिससे ये आपस में ही क्या है, कनेक्टेड रहे। उसके बाद अगर देखा जाए तो इसका जो मैंने शुरू में बता दिया आपको, इनकी पॉपुलेशन कम थी। जो पीजेंट्स थे उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा थी, मतलब जितने भी हमारे वर्कर्स, फार्मर्स और जो हमारे आर्टिस्ट थे वो जो थे उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी। अब देखा जाए तो अगर वेस्ट की साइड पे हम जाएंगे
जाते हैं, अगर हम मैप देखें तो वहाँ पे जो थे जो टेनेंट्स और जो स्मॉल ओनर्स होते थे वो क्या करते थे, वो ही खुद फार्मिंग करते थे। बट अगर सेंट्रल यूरोप में जाए, सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में जाए, तो वहाँ पे हम देखेंगे जो लैंड ओनर्स मतलब हायर क्लास जो थी उनके पास बहुत ज़्यादा लैंड रहती थी। एरिस्टोक्रेसी में तीसरा पॉइंट और ऐड कर लो कि इनके पास प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होती थी, इसलिए अपर क्लास। उस टाइम पे बताया था ना पिछली लास्ट वीडियो में कि इन लोगों के पास प्रॉपर्टी रहती थी, तो ये क्या होते थे, ये एरिस्टोक्रेसी। जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं होती थी तो वो लोअर क्लास, अपर क्लास लोअर क्लास रहता था। तो वहाँ पे जो थे सेंट्रल यूरोप में और ईस्टर्न यूरोप में, तो वहाँ पे क्या करते थे, ये इनके पास लैंड थी, लैंड ओनर्स होते थे, तो वहाँ पे सर्व्स जो SERFs, इसका मतलब सर्वडम जो खत्म की थी नेपोलियन ने, उसके बारे में। ये लोग क्या करते थे, ये कुछ ऐसे फार्मर्स होते थे जिनके पास क्या लैंड नहीं होती थी, बट ये इनकी लैंड लेते थे, उसके ऊपर फार्मिंग करते थे और इनको एक अमाउंट भी पे करते थे। अब वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में जो था, अब देखते हैं आगे क्या हुआ। अब एज ए स्टोरी सुनते जाओ तो आगे ये हुआ कि वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में क्या हुआ, जो हम इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब कि हमारी जो इंडस्ट्रियल चीज़ें हैं, मतलब प्रोडक्शन और हमारा ट्रेड जो है वो बढ़ने लगा। उसके थ्रू एक क्लास हमारी जनरेट हुई, दैट इज कमर्शियल क्लास, जो किस लिए हुई, कमर्शियल क्लास किस लिए हुई है हमारी, ये हुई हमारी प्रोडक्शन, मार्केट के प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है, हम लोग देखेंगे कि अगर इंग्लैंड में है तो मिड हाफ 18th सेंचुरी में देखा जाए तो इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गई थी, बट फ्रांस और जर्मनी में 19th सेंचुरी तक ये पहुंची थी। उसके बाद हम देखें कि ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है इसके थ्रू दो क्लासेस और आई, दैट इज वर्किंग क्लास और एक थी हमारी मिडिल क्लास। ये नोट कर लो एक्स्ट्रा पॉइंट में, जब उसमें आएगा द एरिस्टोक्रेसी एंड द मिडिल क्लास के अंदर, तो फर्स्ट एरिस्टोक्रेसी का रखा। मिडिल क्लास कब आई, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुए, इसमें प्रोफेशनल्स आते थे और जो हमारे क्या बोलते हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे वो सब आते थे इसके अंदर। तो ये पढ़े लिखे लोग थे। अब ये लोग क्या है, इनका जो पॉपुलेशन थी वो 19th सेंचुरी तक थोड़ी कम रही, बट ये लोग पढ़े लिखे थे तो इनको समझ है, नेशनल यूनिटी चाहते थे ये लोग। ये क्या लेके आए, नेशनल यूनिटी लेके लाना चाहते थे। क्यों, क्योंकि जो प्रिविलेज मतलब कुछ एक्स्ट्रा बोलते हैं ना कि अपर क्लास को कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें प्रोवाइड की जाती थी कि ठीक है आपको इस ड्यूटी से भी, इस कस्टम ड्यूटी से भी फ्री कर देते हैं। कुछ बर्थ प्रिविलेजेस भी मिलती थी, जैसे हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो वो सब क्या है, वो सब चाहते थे, मिडिल क्लास पीपल जो थे वो ये चाहते थे कि ये सब चीज़ें ख़त्म हो, और जिससे क्या है मिडिल क्लास जो थी, जो प्रोफेशनल्स थे हमारे और जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनको क्या था, बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिल रही थी। इसके लिए, किसके लिए, नेशनल यूनिटी के लिए। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लिबरलिज्म। तो 19th सेंचुरी में जब ये देखा जाए, जो नेशनल यूनिटी का आइडिया था, उसकी आइडियोलॉजी जो थी वो लिबरलिज्म ही था। तो इसमें जो हम लोग देखना चाहते हैं, तो लिबरलिज्म का पहले ये देखते हैं। तो एक लैटिन रूट है हमारी लिबर, जिसका मतलब होता है फ्री। तो इसमें था क्या, ये चाहते थे कि जो मिडिल क्लास थी वो ये चाहती थी कि उनको फ्रीडम मिले, इंडिविजुअलिटी मिले उनको, और इक्वालिटी मिले उनको फॉर ऑल बिफोर द लॉ। लॉ के अंडर उनको सारे इक्वल रूल्स रेगुलेशंस, जो भी उनके राइट्स हैं वो उनको मिले। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास, अब लिबरलिज्म तीन तरह की होती है। एक होती है पॉलिटिकल, फिर होती है हमारी सोशल, थर्ड होती है हमारी इकोनॉमिकल। तो पॉलिटिकल में क्या था, अब वो लोग चाहते थे कि वो लोग आप नोट डाउन करो, वो लोग ये चाहते थे कि जो गवर्नमेंट हो वो हमारे कंसेंट से, मतलब हमारे मुताबिक हम लोग उनको इलेक्ट करें और हमारे अकॉर्डिंग गवर्नमेंट आए, और जितना भी सारा काम है वो सारा कॉन्स्टिट्यूशन और पार्लियामेंट के थ्रू जो है हमारी गवर्नमेंट जो हो वो रिप्रेजेंट हो। तो ये था उनका पॉलिटिकल, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है जिसमें बोले कॉन्स्टिट्यूशन, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट लिखा है, और वो ऑटोक्रेसी,
जब हम लोग जानते हैं कि ऑटोक्रेसी जो है मोनार्की और जो क्लैरिकल प्रिविलेजेस थे, जो मिडिल क्लास का जो लिबरलिज्म लाने का मेन ही यही था कि वो क्या हटाना चाहते थे, ऑटोक्रेसी और क्लैरिकल प्रिविलेजेस, मतलब जो हाई क्लास को प्रिविलेजेस मिलते थे उनको हटाना चाहते थे। फिर मैंने बता दिया कॉन्स्टिट्यूशन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट वाला। अब आता है सोशल लिबरलिज्म का, हम देखते हैं। तो सोशल लिबरलिज्म में ये था कि हम लोग जानते हैं कि अगर मैं आपको बोलूँ कि हाँ मेरे को इक्वालिटी चाहिए, बट इक्वालिटी का मतलब ये नहीं होता कि मैं यूनिवर्सल सफरेज की बात कर रही हूँ। यूनिवर्सल सफरेज लिख लो, SUFFRAGE। यूनिवर्सल सफरेज का मतलब ही यही होता है कि आप लोगों को राइट टू वोट। तो मैं इक्वालिटी की बात करूँ तो ऐसे ज़रूरी नहीं है कि सबको ही राइट टू वोट मिले। जैसे कि हम फ्रांस में देखें, जब रेवोल्यूशनरी आई थी तो हम उसमें अगर देखेंगे तो जो राइट टू वोट का था वो उन्हीं लोगों को मिला था जिनके पास प्रॉपर्टी ओन्ड मैन मतलब कि उस टाइम पे मैन को ही ये सारे राइट्स दिए जाते थे, वुमेन को ये सारे राइट्स नहीं थे। और ऊपर से एक और बात आ गई थी कि जो प्रॉपर्टी है वो, जिनके पास प्रॉपर्टी है वही वोट देंगे। नेक्स्ट आता है, फिर अब देखा जाए तो ये जो चीज़ है वो काफ़ी नापसंद की गई, बट जैकोबिन क्लब के टाइम पे जब हमने देखा तो वो बना था एक क्लब, जब देखा था हमने वहाँ पे अडल्ट, जो एजुकेटेड अडल्ट थे, उनको क्या है सफरेज, सफरेज का मतलब ही होता है राइट टू वोट, वो मिला था। बट नेपोलियनिक कोड आया तो वो भी उनसे छिन गया। फिर उन्होंने नेपोलियनिक कोड में ये आया कि उन्होंने एक बोला कि जो नॉन प्रॉपर्टीड मैन है उनको तो राइट टू वोट नहीं मिलेगा, और वुमेन को भी रिगार्डिंग। अब जैसे कि आज हमारी सोसाइटी जो है काफ़ी हद तक सही हो चुकी है। पहले जो मेंटालिटी थी लोगों की, ये मानते थे कि वुमेन जो है फर्स्ट पहले डिपेंडेंट रहती है, हमेशा फर्स्ट अपने फादर पे, पापा पे, फिर आते हैं सेकंड हमारे वो अपने हस्बैंड पे रहती है, देन वो अपने बच्चों पे रहती है। तो उनको वो सारे राइट्स नहीं दिए जाते, तो उनको राइट टू वोट का अधिकार नहीं गया था। अब एक और वर्ड वहाँ पे, जब आप चैप्टर अगर एक बार गो थ्रू हो जाना चाहिए, चैप्टर से रीड कर लेना चाहिए। मैं सारे पॉइंट्स मतलब कि कनेक्ट करके कंप्लीट करके सब बता देती हूँ, बट एक बार आप फिर भी चैप्टर पढ़ लो, तो कोई भी डाउट हो तो कमेंट में करके बता देना। अब नेक्स्ट आता है जो आपने माइनर वर्ड बहुत कम सुना होगा, तो गूगल किया होगा तो उसका पता चल गया होगा। बट माइनर का मतलब क्या होता है? लॉ में इसका मतलब है कि अगर आप 18th एज को, थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज थोड़ी सी ले लो, तो 18th के हो तो आपके पास सारे लीगल राइट्स आ जाते हैं, आप सारे लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के लिए ठीक हो। बट मतलब कि आप बिल्कुल लॉ के अकॉर्डिंग आप बिल्कुल सारे लीगल फॉर्मेलिटीज, सारे लीगल राइट्स आपको मिलेंगे, आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह बना सकते हो। नेक्स्ट आता है, अगर आप ऑर्फनेज में पले बड़े हो तो आपको 21 साल के बाद जो है आपको ये सारे राइट्स मिलते हैं। तो वुमेन को इन्होंने बोला कि राइट टू वोट जो 18 साल के बाद सबको मिल जाता है, बट इन्होंने वुमेन को माइनर ही बोल दिया कि इनके पास कोई भी राइट, माइनर के पास कभी भी कोई राइट्स नहीं रहते हैं। और मेजर जिसको बोलते हैं, जो हम 18th और 21 के बाद बोल रही, तो मेजर के राइट्स होते हैं सारे राइट टू वोट। अब ये सब क्या हुआ, अब ये सब देख के सोसाइटी में आपको भी गुस्सा आएगा, तो उनको भी आया, और जो वुमेन्स थी और जो नॉन प्रॉपर्टेड मैन थे, उन्होंने क्या किया, मूवमेंट स्टार्ट किया कि हमें भी राइट टू वोट का अधिकार चाहिए। अब आता है नेक्स्ट, हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक, उसके बाद इकोनॉमिक लिबरलिज्म के बारे में। अब इकोनॉमिक लिबरलिज्म का मतलब क्या है? पॉलिटिकल समझ आ गया, हमें फ्रीडम चाहिए, राइट्स चाहिए लॉ के अंडर। सेकेंड, सोशल भी समझ आ गया कि हमें राइट टू वोट, हमें यूनिवर्सल सफरेज चाहिए, ठीक है। अब थर्ड जो है वो इकोनॉमिक का मतलब क्या है? इकोनॉमिक लिबरलिज्म का मतलब है कि उनको ट्रेड करने में हेल्प चाहिए थी, मतलब कि फ्रीडम चाहिए थी मार्केट में और ट्रेड करने में। अब काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी, अगर हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाएं, अगर वहाँ पे हम ट्रेड करते थे तो काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस जो थी वो इम्पोज का मतलब लगाई गई थी। उसके बाद क्या हुआ, अब ना वहाँ पे स्मॉल प्रिंसिपैलिटीज़ थी, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता था ट्रेड करना उस टाइम पे। जब नेपोलियन ने क्या किया, उन्होंने कन्फ्रंटेड कर दी, मतलब कि एक ग्रुप बनाया जिसमें 39 स्टेट्स का एक ग्रुप बनाया, जिसकी अलग अलग लैंग्वेज रखी, उनकी खुद की करेंसी रखी, और फिर उन्होंने ट्रेड करने का बताया। ट्रेड ऐसे करोगे। अब क्या है, अगर एक स्टेट से, मतलब कि अगर आपको ट्रेड करना है तो मान लो
अगर एक 1833 में ऐसा हुआ कि आपको हैम्सबर्ग से न्यूरम्बर्ग जाना है, तो 11 आपके ऊपर कस्टम ड्यूटीज लगाई गई और 5% ईच कस्टम ड्यूटी आपको पे करना था। उसके बाद लिवाइड का मतलब होता है, मैं लिख देती हूँ, डिवाइड का मतलब होता है उन्होंने आपके ऊपर लगाया, इम्पोज की। उन्होंने बोला कि 5% तो लगा दे, नोट डाउन करते हैं, 5% जो है वो क्या लगाए, हर एक, अगर 11 कस्टम ड्यूटीज है तो आपको 5% पे करना पड़ेगा। और उन्होंने ये बोला कि अकॉर्डिंग टू योर वेट एंड मेजर, जो आपका वेट, आपके जो गुड्स का या आपकी जो भी आपका सामान है, गुड्स जो इधर से उधर आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट को ले जाना चाहते हो, तो उसके ऊपर जो भी उसका वेट होगा, जो भी उसका मेजर होगा, उसके अकॉर्डिंग जो होगा वो आपको उतना कस्टम ड्यूटी जो है आपको पे करनी पड़ेगी। ये जो है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो गई थी, कि बहुत ज़्यादा बोल सकते हो स्ट्रिक्टनेस हो गई थी, कि इतना ज़्यादा उनको पे करना पड़ता था। ये क्या है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी। तो इन सब ने क्या किया, 1834 में एक ये आया था, कब, 1834 में आया था, जॉल्वरीन यूनियन बनाई गई। किसने बनाई, बनाई, कि उनको बहुत ज़्यादा जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थी हमारी, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। एक्सचेंज गुड्स का या कैपिटल्स का, या लोगों को इधर से एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, एक एरिया से दूसरे एरिया में जाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो उन्होंने जॉल्वरीन बनाया, जिसने काफ़ी अच्छा काम किया। उसने उस यूनियन ने, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी कि जैसे कि लेबर की यूनियन बनती थी, तो वो उनके प्रॉब्लम्स जो थी वो सॉल्व करते थे, जो भी उनके लिए बेनिफिशियल था वो सब चीज़ें करते थे। तो ऐसे ही इन्होंने किया। इन्होंने सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, टैरिफ बैरियर्स, जो ज़्यादा कस्टम ड्यूटीज जो आपको, जो कस्टम ड्यूटी उनको पे करनी पड़ रही थी, उनके ऊपर लगाए थे, तो ये टैरिफ बैरियर्स उन्होंने हटाया। उसके बाद आता है रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसीज ऑफ टू। अब क्या था, अब 39 स्टेट्स हैं, तो सोचो कितनी ज़्यादा करेंसीज होंगी। तो उनको इतनी सारी करेंसीज को हटा के, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था। अब मैं एक एरिया से दूसरी एरिया जा रही हूँ, मान लो हैम्सबर्ग से न्यूरम्बर्ग जा रही हूँ, तो उसकी करेंसी अलग है, उसकी करेंसी अलग है। तो फर्स्ट मैं चेंज कराऊँ, देन मैं उसके बाद उस करेंसी में डील करूँ, फिर आगे मैं कहीं गई, फिर उस करेंसी को चेंज कराऊँ, फिर उसमें डील करूँ, तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया था। तो इस चीज़ को भी हटाया। और जो मतलब देखा जाए तो 30 से भी ज़्यादा करेंसीज जो थी, बट उसको दो करेंसीज में लाए गए। प्रमोटेड अ नेटवर्क ऑफ रेलवेज टू स्टिमुलेटेड मोबिलिटी। अब इससे क्या हो, जो रेलवे का नेटवर्क था वो भी काफ़ी अच्छा हो गया। मोबिलिटी का मतलब होता है ईजी, बहुत बोल सकते हो सिंप्लीफाई कर दिया उन्होंने, बहुत ईजिली आप एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते थे। तो इन सब चीज़ों में उन्होंने बहुत ज़्यादा, इस जॉलिब्रेन जो था, ये जो यूनियन बनाई थी, इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प की और एक स्ट्रेंथ लेके आई किसके अंदर, जो जो ये सब चीज़ें ठीक करना चाहते थे, चाहे हमारे लिबरलिज्म के बारे में, जो लिबरलिज्म के अंदर एक स्ट्रेंथ लाया और एक यूनिटी बनाई, कि लोगों को इन सब चीज़ों से दूर किया। मैंने सोचा था कि सेकंड थर्ड पार्ट कम कर लेंगे, बट बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इसमें वर्ड्स जो है वो बहुत ज़्यादा बोल सकते हो कि इतना ज़्यादा कि उनको याद करने में टाइम लगेगा। बट हिस्ट्री जो है वो ऐसी ही होती है, आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा इसको याद करने के लिए। आप लोग क्या करो, जैसे मैं हंस रही हूँ वैसे ही हंसते रहो और हंसते हंसते याद कर लो। नेक्स्ट जो है आगे मैं कोशिश करूँगी इसके थोड़े कम पार्ट हैं, और इसके और कोशिश करूँगी कि कम से कम पार्ट्स बने, ज़्यादा बड़ा ना हो जाए चैप्टर। बट ज़्यादा अगर 15 से 20 मिनट की वीडियो होगी तो आप लोग भी बोर हो जाओगे, हिस्ट्री है ना, इसलिए। इजी वे में पढ़ो और इन नोट्स को लिख लो, बहुत इजी है। ये नोट्स वैसे नहीं है कि आप लोग याद करके इनको पेपर में लिखोगे, वो नहीं, ये वैसे नहीं है जैसे कि आप लोग जैसा आंसर्स मेकिंग। हाँ, अगर किसी की इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी है तो उनको ज्वाइंट कर करके जो है वो आंसर बना सकते हो। बट अगर आपको थोड़ा आंसर मेकिंग में प्रॉब्लम है तो कोशिश मत करना इसको ज्वाइंट करने की। ये आपके लिए तब हेल्पफुल रहेगा जब आपके बोर्ड के एग्जाम होंगे और आपको एक या दूसरे पिछले दिन या उससे प्रीवियस दिन 2-3 दिन पहले रिवाइज करना है, तो इनको लिख लो और फटाफट, अच्छा कि लिबरलिज्म में ये था, रिकॉल हो जाएगा फटाफट। आपको वो पूरे पैसेज नहीं पढ़ने पड़ेंगे, पूरा सब कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप इनको कनेक्ट करके पढ़ सकते हो। ओके, फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर आपको
मानती हूँ मैं आपको मैथ्स और साइंस सबका होमवर्क मिलता होगा और आप लोग करते भी होंगे, बट एसएसटी का होमवर्क तो कोई दे नहीं रहा। तो मैं 2 क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रोज डाल दूंगी, आप उसको याद कर लो। अगर आपके पास इसके एनसी फर्स्ट हम एनसीईआरटी कंप्लीट करेंगे, रोज उन आंसर्स को, बस ये सच्चाई दिखा देता है कि उन आंसर्स को रोज आप अपनी मेहनत से लिखोगे, खुद लिखोगे आंसर्स को। और अगर आपको लगता है कि मेरी थोड़ी इंग्लिश जो है, मैं सेंटेंस मेकिंग थोड़ा अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, तो आपको बस एक ही काम करना है, आंसर्स को याद करो और उनको लिखने की कोशिश करो। पूरा रट्टा मारने को भी नहीं बोल रही, बट थोड़ा बहुत मेन वर्ड्स जो है वो याद करने की कोशिश करो। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 क्वेश्चन आज हम स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी की। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो सारी जाके देखो। उसके बाद आज जो है मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप से आज मैं आपको लोगों को बता दूं, तो रोज का होमवर्क आप लोग करते रहना। और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आपको आंसर्स दूं, तो मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में अगली नेक्स्ट वीडियो में मैं पक्का आपको पीडीएफ फॉर्म में दे दूंगी। जब तक थोड़ा अरेंज कर लो कि कहीं से भी याद कर लेना उन क्वेश्चंस को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे, बट फर्स्ट एनसीईआरटी क्वेश्चंस आप कंप्लीट कर लो। ओके, सो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो। बहुत सारे अच्छा कंटेंट मिल जाएगा आपको, पढ़ने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, जैसे मैं प्रीवियस वीडियोस में और आगे सारी वीडियोस में यही बोलूँगी कि आपको एक्स्ट्रा कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है कि आप 4 बुक्स लेके बैठो एसएसटी की, नहीं। आप बस वीडियोस देखो और जो मैंने बोला है उसको फॉलो करते जाओ, उनको याद करो, उनको लिखो, और आपके एसएसटी में खूब अच्छे मार्क्स आएंगे। सो सब्सक्राइब करना मत भूलना, अभी सब्सक्राइब कर दो। बी मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग, एंड थैंक यू सो मच।